हेलो डियर स्टूडेंट, सहस्त्र एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि इससे पहले मैंने मेंस आंसर राइटिंग पर भारतीय इतिहास से संबंधित एक प्रश्न पर आपके सामने उसके आंसर राइटिंग के प्रारूप को लेकर आया था, जो मराठों के पतन का कारण पर चर्चा हुआ था। और विद्यार्थियों की मांग थी कि सर और कुछ कुछ विषयों पर इस तरीके से जो ऐसे बड़े बड़े जो टॉपिक होते हैं जहां से 175 वर्ड के क्वेश्चन बनने की संभावनाएं ज्यादा रहती है, ऐसे प्रश्नों को के उत्तर लेखन पर शैली पर थोड़ा सा आप सहायता करें। तो उसी को ध्यान में रखकर आज फिर मैं एक बड़ा टॉपिक लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। तो उसी पर हम चर्चा करते हैं कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है। तो थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। पहले देखिए, जनरली आपको समझना है कि 2020 में एक क्वेश्चन आया था कि भारत में राष्ट्रवाद के उदय के क्या कारण थे। तो उस क्वेश्चन को देखकर ही समझ आ गया होगा कि मैं किस टॉपिक पर आपसे आज चर्चा करने वाला हूं। तो आज जो हमारे मेंस के सिलेबस में है, भारत में राष्ट्रवाद का उदय या नेशनलिज्म के बारे में जो टॉपिक है, उसको हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, नेशनलिज्म से इससे पहले कब और कितने सवाल पहले पूछ लिए गए हैं, है ना। जब आप कभी भी मेंस आंसर राइटिंग कर रहे हैं टॉपिक को लेकर, तो आप सबसे पहले एक काम करिएगा कि उस टॉपिक से अब तक किस प्रकार के सवाल पूछे गए हैं, कितने मार्क्स के पूछे गए हैं, इस पर आपको ध्यान देना है। तो सबसे पहला आपको जो सवाल दिख रहा है कि भारत में राष्ट्रवाद के उदय, ठीक है, भारत में राष्ट्रवाद के उदय पर आपको यह दिख रहा है कि भारत में किस तरीके से राष्ट्रवाद का उदय हुआ और उसके क्या कारण थे। तो जब 30 वर्ड में आपको पूछा गया है, तो 30 वर्ड में सीधा सीधा आपको क्या करने थे, आपका 4 कारण यहां पर बता देने हैं कि 4 कारण कौन कौन से हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। सीधा सीधा उठाकर आपको कारण लिख देने हैं। तो आपको आराम से जो है 2 में से 1.5 नंबर 2 नंबर आपको मिल जाएंगे। देखिए, एक फिर क्वेश्चन उन्होंने कुछ थोड़ा सा घुमा के आपको पूछा कि हिंदू नेशनलिज्म से आप क्या समझते हैं, और शब्द भी थोड़ा ज्यादा था, यानी 125 शब्द में आपको लिखना था। और ये क्वेश्चन जो आया था 2016 में आया था। 2016 में ये क्वेश्चन आया है, फिर सीधा 2020 में आया है। जबकि 2018 से आप जानते हैं कि 2018 से जो है पैटर्न थोड़ा सा चेंज रहा है, और इसके बाद 16 के बाद इस टॉपिक से केवल आपका सीधा कब आया क्वेश्चन, 2020 में। ये जो आया था वो 125 में आया था। और मैंने उस दिन आपको बताया कि जब आपका 125 में शब्द आ रहा है तो आपको प्रस्तावना, ठीक है, और आपको निष्कर्ष पर भी थोड़ा सा ध्यान देना है, यानी कि आपको एक फॉर्मेट बनाकर लिखना होगा। तो ये हम तैयार कर सकते हैं कि हो सकता है क्वेश्चन रिपीट हो जाए कि हिंदू राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं, 30 वर्ड में भी पूछ सकता है। इन सब टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे। दूसरा, देखो, ये क्वेश्चन इससे संबंधित नहीं है, पर इल्बर्ट बिल विवाद भी इस पार्ट का एक हिस्सा माना जाता है, जहां पर हम थोड़ा सा इसको उल्लेख करेंगे। और उसी साल 2016 में इल्बर्ट बिल जो है उसको भी उन्होंने कितने वर्ड में पूछा था, 125 शब्द में पूछा है। यह भी 10 अंक का सवाल था, ठीक है। और क्वेश्चन ये था कि इल्बर्ट बिल विवाद का उल्लेख करते हुए उसके परिणाम लिखिए, है ना। वैसे तो इल्बर्ट बिल को हम जानते हैं कि थोड़ा सा ये न्यायालय से संबंधित था कि अंग्रेजों के मामलों का भी जो सुनवाई है वो भारतीय जज कर सकता है, और इस पर काफी ज्यादा अंग्रेजों ने आंदोलन किया था और इसको लेकर काफी ज्यादा विवाद भी है जो देखे गए थे। और इससे भारतीयों को के मन में जो राष्ट्रवाद की भावना आई, उसमें भी एक कारण था कि अंग्रेज हमारी इस बात का क्यों विरोध कर रहे हैं। तो आगे उस पर चर्चा करेंगे। तो ये क्या है, ये प्रश्न है। अब तक देखा जाए तो मुझे जहां तक लगा कि ये संभावित प्रश्न भी हो सकते हैं आने वाले समय में। और राष्ट्रवाद के उदय के क्या कारण थे, ये 30 में भी पूछा जा सकता है, 60 में भी पूछा जाता है। तो हम पहले पूरे फॉर्मेट पर आपका चर्चा करेंगे और ये देखेंगे कि और क्या क्या जो है सवाल इससे पूछे जा सकते हैं। तो देखिए, आपका देखते हैं इस पर क्या क्या फॉर्मेट रहेगा और किस प्रकार से क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे और कैसे आपको आंसर राइटिंग करना चाहिए। तो देखिए, अब आज का जो सवाल है वो ये है, प्रश्न ये है कि भारत में राष्ट्रवाद के उदय के कारणों की चर्चा कीजिए, क्योंकि क्वेश्चन वही आया है, 4 कारण लिख देने थे। और इसको हम पूरा एक फॉर्मेट में तैयार की कि मान लो अगर ये 175 में भी आ रहा है तो किस प्रकार से आपको आंसर राइटिंग करना चाहिए। तो सबसे पहला हमने फॉर्मेट बना लिया कि भाई सबसे पहले तो आपको इंट्रोडक्शन देना है, यानी कि प्रस्तावना लिखना है। फिर सीधा सीधा टॉपिक पर आएंगे कि भारत में राष्ट्रवाद के उदय के कौन कौन से कारण थे। और तीसरा, लास्ट में आपको कंक्लूजन लिखना है कि क्या ये कैसा रहा, इसका क्या योगदान रहा आने वाले समय में, आने वाले भारतीय इतिहास में किस तरीके से इन्होंने हमें मोटिवेट किया, प्रेरित किया। तो देखो, कई बार ऐसा होता है कि हम लिख नहीं पाते, तो मैं कोशिश किया हूं कि इसको लिखने में ये जो आंसर राइटिंग, ये जो आपको दिख रहा है, आप वैसे ही नोट्स बना सकते हैं और ये इसे ही आप जो है आप मेंस आंसर राइटिंग में वहां पर पेपर में लिख कर आ सकते हैं। देखो, सिंपल तरीके से आपको क्या समझाना है। इंट्रोडक्शन मैंने जो अपने प्रयासों से दिया है, भारतीयों के द्वारा प्रारंभ से ही अंग्रेजों की शोषणकारी नीतियों का विरोध किया जा रहा था, है ना भाई। हम तो शुरू से
जब से हम में थोड़ी सी जागरूकता, 1857 की क्रांति भी तो वो विरोध की ही तो भावना थी, और हम प्रारंभ से ही अंग्रेजों के आपका नीतियों का क्या कर रहे थे, शोषणकारी नीतियों का विरोध कर रहे थे कि अंग्रेज कहीं ना कहीं हमारे लिए क्या कर रहे हैं, आपका गलत नीतियों का प्रयोग कर रहा है। और ये जो विरोध किया जा रहा था, परंतु न तो वह संगठित था और न उनमें राष्ट्रवाद की भावना थी। अपने राष्ट्रवाद की भावना का मतलब अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम से है, अपने राष्ट्र के प्रति जागरूकता से है। तो प्रारंभ में जो भी हमें पता तो था कि अंग्रेज भाई हमारे साथ गलत कर रहे हैं, लेकिन किसी भी तरीके से ना हम संगठित हो पा रहे थे और किसी भी तरीके से अपने राष्ट्र के प्रति हमें जो है वो भावना दिखाई नहीं दे रही थी। इसका कारण आप भी जानते हैं कि यही दो कारणों के अभाव से 1857 की क्रांति भी हमारी क्या रही, असफल रही है। तो ये आपको इंट्रोडक्शन बनाने के लिए बहुत अच्छा शब्द मिल जाएगा कि भारतीयों के द्वारा प्रारंभ से ही अंग्रेजों की शोषणकारी नीतियों का विरोध किया जा रहा था, परंतु न तो वह संगठित था न उनमें राष्ट्रवाद की भावना थी। लेकिन 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में एक क्रमिक प्रक्रिया के तहत भारतीयों के मन में राष्ट्रवाद की भावना का जन्म हुआ। जैसे जैसे आप 19वीं सेंचुरी की ओर आए धीरे धीरे, वैसे ही आपका 1857 की क्रांति कहते हैं कि भले ये असफल हो गई थी, लेकिन आगे चल के इन्होंने प्रेरणा स्रोत के रूप में काम किया है। तो 19वीं सेंचुरी में जैसे जानते हैं कि बहुत सारी ऐसी घटनाएं भारत में घटी या बहुत सारे ऐसी राजनीतिक परिवर्तन हुए जिससे लोगों के मन में अपने राष्ट्र के लिए जागरूकता भी आने लगी थी, और धीरे धीरे अंग्रेजों के विरोध करने के लिए एक संगठन भी बनाए जाने लगे थे। और आप जानते हैं कि कांग्रेस भी इसी संगठन का क्या रहा है, आपका परिणाम रहा है। तो सीधा सीधा बार बार बोल रहा हूं, इसको एकदम दिमाग में डाल लो कि सीधा सीधा आपको आंसर में यही लिखना है कि प्रारंभ में हमें जब ये बात चला कि प्रारंभ भारतीयों के द्वारा प्रारंभ से अंग्रेजों का विरोध तो किया जा रहा था, लेकिन हम ना संगठित थे और न किसी भी प्रकार की राष्ट्रवाद की भावना थी। लेकिन 19वीं शताब्दी के आपके उत्तरार्ध में एक क्रमिक प्रक्रिया के तहत का मतलब क्या है, इसी लाइन को बस समझना है कि राष्ट्रवाद का एक कारण नहीं हो सकता, बहुत सारे ऐसे प्रयास हुए, बहुत सारे ऐसा घटनाएं हुई जिसने लोगों को क्या किया है, आपका प्रेरित किया है और भारत में राष्ट्रवाद का उदय हुआ है। तो ये सीधा आप 30 वर्ड का जैसे आप इंट्रोडक्शन बना सकते हैं अगर 175 में आया तो। और जैसे आपका 30 वर्ड में क्वेश्चन पूछा है तो देखिए सीधा सीधा आपकी स्क्रीन पर है कि जिसके निम्नलिखित कारण थे, सीधी सीधी अगर आपको कारण पूछा जा रहा है तो उठाकर सीधा सीधा आप जो है 4 कारण यहां से लिख सकते थे, कोई भी जो 4 कारण जो आपको अच्छा लगेगा। तो सबसे पहले मैंने इसीलिए आपको कारण बता दिए, आपने शॉर्ट नोट्स पहले से बना के रखना है कि भारत में राष्ट्रवाद के उदय के क्या कारण थे। अगर 4 कारण पूछ रहा है तो 4 कारण लगा दीजिए, 6 कारण पूछ रहा है तो 6 कारण बता दीजिए, और एक फुल क्वेश्चन बन रहा है तो इंट्रोडक्शन के कारण हर कारण को आपको थोड़ा थोड़ा क्या करना पड़ेगा, डिफाइन करना पड़ेगा। तो पहला कारण क्या है, भारतीयों द्वारा ब्रिटिश नीतियों के प्रति जागरूकता एवं मध्यम वर्गीय बुद्धिजीवियों का उत्थान। देखिए इसको क्या समझते हैं, ये तो आपका उन शब्दों का प्रयोग है जो आपको एग्जाम में करना चाहिए जिससे नंबर मिलेगा, लेकिन आप अगर उस समय याद नहीं आ रहा है तो आप हल्का शब्दों का भी प्रयोग कर सकते हैं कि भारतीयों द्वारा ब्रिटिश नीतियों के प्रति जागरूकता। अब एक कारण क्या है कि धीरे धीरे आपका भारतीय भी क्या होने लगे थे, आपका जागरूक होने थे। अच्छा इसको मैं डिटेल करूंगा, पहले मैं एक लाइन में आपको बता देता हूं। दूसरा, पाश्चात्य चिंतन एवं शिक्षा, वेस्टर्न कल्चर का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ा, वेस्टर्न एजुकेशन का प्रभाव पड़ा, तो उनका भी प्रभाव कहीं ना कहीं राष्ट्रवाद के उदय में इनकी भूमिका रही है। तीसरा, प्रेस एवं साहित्य की भूमिका। अब देखो 30 वर्ड का क्वेश्चन ये डायरेक्ट बन सकता है कि राष्ट्रवाद के उदय में प्रेस एवं साहित्य की भूमिका लिखिए, ये आपको 30 वर्ड में पूछ देगा, तो उसको भी हमें तैयार करके रखना है, याद रखना, इसको स्टार लगा लेना है ना। दूसरा आपका भारत के अतीत का पुनः अध्ययन, यानी भारतीय चीजों को फिर से क्या किया गया, आपका पढ़ा गया। सामाजिक धार्मिक आंदोलन का प्रभाव, ये भी क्वेश्चन बनेगा क्योंकि सिलेबस में ऑलरेडी है मेंस का। तो आप क्या लिख सकते हैं कि राष्ट्रवाद के उदय में सामाजिक एवं धार्मिक आंदोलनों का क्या प्रभाव रहा है, यह भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है। तो देखो 30 वर्ड के 2 क्वेश्चन और आपके निकल के सामने आ गए। तीसरा, विश्व के समकालीन घटनाओं का प्रभाव, यानी वैश्विक परिदृश्य का भी प्रभाव पड़ा। और तीसरा, यातायात एवं संचार साधनों का भी योगदान था। तो इस पर हम डिटेल करेंगे कि क्या है। पहले तो टॉपिक एकदम याद हो जाना चाहिए कि जब एग्जाम में आएगा तो बिना सोचे समझे सीधा सीधा उठा के आपको, अब जो सरल है उसको लिख देना। जैसे सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन आपका दिमाग में रहेगा। दूसरा आपका क्या रहेगा, प्रेस एवं साहित्य वाले आपके दिमाग में रहेगा। पाश्चात्य शिक्षा एवं आपका चिंतन, ये आपके दिमाग में रहेगा। विश्व के समकालीन घटनाओं का प्रभाव, अगर ये 4 आंसर यहां से आप लिख देंगे तो निश्चित तौर पे आप जो है 30 वर्ड के आंसर को कंप्लीट कर पाएंगे और पूरा नंबर मिलने के आपके क्या है, आपका चांसेस है। तो चलिए धीरे धीरे हम एक ऐसे की पॉइंट बनाए हैं कि अगर हमको लिखना रहे तो कैसे लिखेंगे कि भारतीयों द्वारा ब्रिटिश नीतियों के प्रति जागरूकता एवं मध्यम वर्गीय बुद्धियों का उत्थान में क्या चीज है, मतलब क्या बोलना चाह रहा है। तो देखिए
सबसे पहले भारतीयों द्वारा ब्रिटिश नीतियों के प्रति जागरूकता का मतलब यह था कि जैसे जैसे मिडिल क्लास के जो लोग थे, चाहे बुद्धिजीवी का मतलब जो आपके शिक्षित हो, है ना, ज्ञानी हो, जो शिक्षित वर्ग थे, वकील, डॉक्टर, इन लोगों ने भारतीयों के मन में जो जागरूकता है उसको लाने का प्रयास किया। इसीलिए क्या बोला है, मध्यम बुद्धिजीवियों का उत्थान। एक नए वर्ग का उस समय जन्म हो रहा था जो एक नए भारतीय राष्ट्रवाद को एक नई दिशा प्रदान कर रहे थे और लोगों को क्या कर रहे थे, आपका जागरूक कर रहे थे। तो इसी को यहां पर क्या बताया है कि मध्यम वर्गीय बुद्धिजीवियों का उत्थान बताया गया है। और यही लोग जो है भारतीयों द्वारा ब्रिटिश नीतियों के प्रति जागरूकता, यानी लोगों को बार बार, जैसे दादा भाई नौरोजी की आप बात करते हैं तो दादा भाई नौरोजी ने ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी दिया था। इन्होंने बताया कि भारत के गरीबी का जो कारण है वो धन का बहिर्गमन सिद्धांत है, जहां आपका जो हमारे भारतीय खजाना है, भारतीय जो पैसा है, उनका दुरुपयोग कौन कर रहा है, आपका ये अंग्रेज कर रहे हैं, जिससे भारत में जो है गरीबी की संभावना जो है बनी रही है। तो इस तरीके से जो मध्यम वर्गीय बुद्धिजीवी थे वो उनकी जो वो शिक्षित होते गए और वो लोगों को क्या कर रहे हैं, आपका जागरूक कर रहे हैं। तो इसी लाइन को मैंने यहां पर समझाने का प्रयास किया। कैसी नीतियों से अवगत कराएंगे, तो देखिए ब्रिटिश नीतियों का मतलब है शोषणकारी नीति और आर्थिक नीति, कि किस तरीके से ब्रिटिश नीतियों से हमारा शोषण हो रहा है, किस तरीके से आर्थिक नीतियों से हमारा शोषण हो रहा है, इस चीज को अवगत कराए और लोगों के मन में एक नई विचारधारा जो है खुल कर आई कि नहीं, बिल्कुल ये लोग सही बोल रहे हैं, हमें अपने राष्ट्र के प्रति क्या होना चाहिए, आपका जागरूक होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं आपका भारतीयों द्वारा ब्रिटिश नीति का अवगत कराना, जागरूक कराना और बुद्धिजीवियों का उत्थान भी राष्ट्रवाद के उदय में जो है महत्वपूर्ण कारण था। अब दिमाग में जैसे रखना है, जैसे मैंने इल्बर्ट विल वाला बात किया था, तो थोड़ा सा दिमाग में रखना इस चीजों को, आपके मेंस आंसर राइटिंग में बहुत काम आएगा। प्रमुख घटनाएं जिसके प्रति जागरूकता हमको देखने को मिली। भाई अगर मैं किसी के बारे में बुराई कर रहा हूं तो मुझे प्रूफ तो देना पड़ेगा ना, उनके कार्यों के बारे में बताना पड़ेगा कि भाई उन्होंने ये काम किया है, इसलिए आप जागो। तो कैसे किन किन कार्यों को देखकर लोगों के मन में अंग्रेजों की नीतियों के प्रति वाकई जागरूकता आई। तो देखिए सबसे पहला, न्याय में समानता। ध्यान से देखिए कि जब जब भी किसी न्यायालय में भारतीयों को या अंग्रेजों को प्रस्तुत किया जाता था तो हमेशा न्याय के मामलों में हमारे साथ भेदभाव होता था, रंग भेद होता था और कई मामलों में अंग्रेजों को सजा नहीं मिलती थी, जबकि उसी कानून पर भारतीयों को क्या दे दिया जाता था, सजा दे दिया जाता था। तो इस तरीके से न्याय में जो समानता हम लाना चाह रहे थे वो हमें नहीं मिला और न्याय में हमें असमानता देखने को मिल रही है। तो यहां पर न्याय में समानता न मिलने पर, ठीक है, आपका लोगों को क्या किया जा रहा है, जागरूक किया जा रहा है। कौन जागरूक कर रहा है, तो मध्यम वर्ग के लोग जो है वो जागरूक कर रहे हैं कि आपको न्याय में समानता नहीं मिल रही है और हम लगातार न्याय में समानता की क्या कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं। दूसरा, लिटन के द्वारा 1876 में सिविल सर्विसेज में प्रवेश की न्यूनतम आयु को 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष। आप जानते हैं कि भाई लगातार भारतीय पक्ष से या भारतीयों से लगातार आईसीएस पास जो व्यक्ति जो है सिलेक्टेड हो रहे थे, आईसीएस पास कर रहे थे और इस तरीके से जब लगा अंग्रेजों को कि भारतीय लोग यार बहुत ज्यादा ये इस फील्ड में आ रहे हैं, अधिकारी बन रहे हैं, तो उन्होंने जो लिटन थे उन्होंने एक दिमाग लगाया कि उन्होंने जो 1876 में सिविल सर्विसेज की परीक्षा की जो न्यूनतम आयु थी उसे 21 से घटाकर क्या कर दिया, 19 वर्ष कर दिया। तो उस समय भारतीयों के मन में फिर एक बार ऐसा क्यों कर रहे हैं ब्रिटिश, क्योंकि शुरुआत में हमको क्या लगता था कि अंग्रेज जो भी कर रहे हैं हमारे लिए कर रहे हैं, वो हमारे साथ ऐसा गलत नहीं कर सकते, ऐसा कई लोगों के मन में बात आती थी। लेकिन कुछ घटनाएं ऐसे हो गई जो ये मजबूर कर दिया सोचने पर कि नहीं, अंग्रेज हमारे साथ क्या कर रहे हैं, आपका गलत कर रहे हैं। तो यहां पर जो देखने को मिला, अब ये ऐसा कर दिया तो लोग सोचने लगे अरे अरे गलत है कि परीक्षा के प्रवेश की आयु को उन्होंने घटा दिया, मतलब अंग्रेज नहीं चाहते हैं कि हम सिविल सर्विस में क्या हो, आपका पास हो। तो ये भी एक कारण था। दूसरा, अकाल के बावजूद 1877 में प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन होना। आप जानते हैं कि भारत में टोटल 3 दिल्ली दरबार हुए हैं, 1877, 1900 आपका 3 और आपका एक आपका 1911। और इस प्रकार से जैसा आप जानते हैं कि जब भी दिल्ली दरबार होता था, किसी महारानी या राजा का जब स्वागत होता था, इन लोग अथाह धन खर्चा करते थे, बहुत पैसा खर्चा करते थे। और इन लोग प्रथम दिल्ली दरबार उस समय बुला रहे हैं महारानी विक्टोरिया को जब आपका भारत में क्या पड़ा है, अकाल, लोगों के पास खाने के लिए पैसा नहीं है और इन लोग आपका मतलब अंग्रेजों के स्वागत के लिए, राजकुमारों के स्वागत के लिए बहुत ज्यादा मात्रा में क्या कर रहे हैं, आपका पैसा खर्चा कर रहे हैं। तो भारतीयों को देखकर क्या लग रहा है कि भाई एक तरफ जहां भारतीय लोग अकाल से पीड़ित हैं, गुजर रहे हैं, और वहीं दूसरी ओर इन लोग क्या कर रहे हैं, आपका पैसा खर्चा कर रहे हैं। तो ये भी एक जागरूकता का कारण था, ये भी आपको याद रखना है। तीसरा, 1878 को वार्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया गया जिसमें आपका राष्ट्रवादी समाचार पत्रों पर जो है प्रतिबंध लगवा दिया गया। अंग्रेजों को लगता था कि ये जो है भारतीयों को भड़का रहे हैं, समाचार पत्रों के माध्यम से आपका हमारे प्रति विरोध जता रहे हैं, इसलिए उस समय जैसा देखोगे तो वार्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया। तो ये भी हमारे मन में बात डाल गया कि अंग्रेज कहीं ना कहीं गलत कर रहे हैं, हमारे हर चीज को रोकने का क्या कर रहा है, प्रयास कर रहे हैं। इल्बर्ट बिल विवाद 1883,
इल्बर्ट बिल विवाद, जैसे मैंने कहा कि इल्बर्ट बिल में जो रिपन का प्रस्ताव था, रिपन ने एक प्रस्ताव लाया था कि अब भारतीय जो न्यायाधीश है वो भी अंग्रेजी मामलों पर क्या कर सकता है, आपका निर्णय दे सकता है। जैसे ये बात आई तो पूरे अंग्रेजों में हलचल मच गया कि हम कतई इसको बर्बाद नहीं करेंगे, मतलब बर्दाश्त नहीं करेंगे, और इस तरह अंग्रेजों ने आंदोलन शुरू कर दिया। तो भारतीयों को लगा क्या ऐसा गलत हो जाएगा अगर अंग्रेजी जो न्यायाधीश है, अंग्रेज जो न्यायाधीश है वो भारतीय मामलों में सुनवाई कर सकता है, परंतु भारतीय न्यायाधीश अंग्रेजों के मामलों में सुनवाई नहीं कर सकता। ये तो बिल्कुल गलत था। हालांकि बाद में इल्बर्ट को यह बिल वापस लेना पड़ा, लेकिन कहीं ना कहीं जो है इल्बर्ट बिल विवाद हुआ। तो इसी को एक फुल क्वेश्चन जो है मैंने आपको बताया पूछा हुआ है, इस पर भी मैं एक आंसर राइटिंग कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए, कैसे लिखना है, क्या बातें थी, ये मैं लेकर आऊंगा। तो अभी तो इसको समझते हैं। दूसरा, ब्रिटिश की आर्थिक नीतियों से भारतीय अर्थव्यवस्था की क्षति। लगातार जिन तरीके से इन्होंने रैयतवाड़ी व्यवस्था लाया, आपका स्थायी बंदोबस्त लाया, आपका महलवाड़ी लाया, इसमें पूरे भारतीय उद्योगों का क्या हो गया, आपका नष्ट हो गया। जितने भी आपका ग्रामीण क्षेत्र के उद्योग थे, जितने भी आपका दस्तकार शिल्पी लोग थे, इनका पूरा आपका घरेलू उद्योग क्या हो गया, समाप्त हो गया। तो कहीं ना कहीं जो भारतीय अर्थव्यवस्था है उनको पूरी तरीके से लूट मचाने में जो अंग्रेजों ने जो उस समय किया था, तो यह भी लोगों के मन में स्पष्ट दिखाई दे रहा था कि अंग्रेज जो है वो गलत कर रहे हैं। और तीसरा, सरकारी नौकरियों में पक्षपात। कभी भी अंग्रेज नहीं चाहते थे कि एक भारतीय को एक उच्च पद दिया जाए, और इसीलिए हमें हमेशा भारतीयों को जो है निम्न पद प्रदान किया गया था, और यही कारण है कि सरकारी जो नौकरी में पक्षपात किया गया। तो इन सब चीजों को वही हमारे बुद्धिजीवियों ने क्या किया, आपका जागरूक किया, भारतीयों के समक्ष रखने का प्रयास किया कि देख लो रे भाई, अंग्रेज ऐसा हमारे साथ कर रहे हैं। तो आप जब आंसर राइटिंग लिखेंगे तो देखो सीधा सीधा साफ साफ आप ये लिख सकते हैं कि एक लाइन में लिखेंगे तो इस तरीके से लिखेंगे, पर बड़ा आंसर है 175 का, तो सीधा सीधा आप लिख सकते हैं कि जो ब्रिटिश जैसी नीतियां थी, जैसे कुछ कुछ एग्जाम्पल दे दी, इल्बर्ट बीट के मामले में दे दिया, पक्षपात वाला मामला लिख दिया, जो एग्जाम में उस समय याद आए। मैंने आपको कितने पॉइंट बता दिए हैं, तो मैंने आपको 7 पॉइंट बता दिए हैं, इनमें से किसी को भी आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो पहला कारण यह है कि भारतीयों तो आपका ब्रिटिश नीतियों के प्रति जागरूक और आपका मध्यम बुद्धिजीवियों का उत्थान। ये समझ में आया कि मैंने क्यों कहा ऐसा। अब देखिए दूसरा है आपका पाश्चात्य चिंतन एवं शिक्षा। अब इसका योगदान कैसे है भारतीय राष्ट्रवाद में, तो देखो भारतीय राजनीतिक चिंतन को एक नई दिशा प्राप्त हुई जब लोग जो है पाश्चात्य विचारधारा से जुड़ने लगे। जब अंग्रेजी शिक्षा आई तो अंग्रेजी शिक्षा जो है वो अंग्रेजी भाषा है वो एक संपर्क भाषा बन गई, और भारतीयों की स्थिति का तुलनात्मक अध्ययन प्रारंभ हो गया। जैसे मान लो कोई भी आपका यूरोप जा रहा है, कोई आपका ब्रिटेन जाते थे, तो वहां पर अंग्रेजों को देखते थे कि यार यही अंग्रेज का घर है, और यही अंग्रेजों की देखो कितना सुंदर सुंदर आपका कपड़े पहन रहे हैं, कितना बढ़िया खाना खा रहे हैं, किसी से कोई दिक्कत नहीं है। और हम लोग देखो, हम लोग को पीटते हैं, ससुरे मारते हैं, हाँ, जहां पाए वहां पाए, ठीक है, और उन लोग कितने गोरे गोरे, हम लोग कितने काले काले हैं। तो हमारी स्थिति में तो सुधार ही नहीं है। मतलब उनको यह एहसास होने लगा कि जब एक इंडिपेंडेंट कंट्री होती है, जब एक स्वतंत्र राज्य होता है, तो वहां के लोग कैसे होते हैं, और हम जो जिंदगी जी रहे हैं भाई, हमको तो अंग्रेज बोलते हैं कि आप स्वतंत्र हो, लेकिन किसी भी तरीके से हम स्वतंत्र नहीं थे। तो जब अंग्रेजी भाषा और पाश्चात्य शिक्षा का जब प्रभाव पड़ा, तो कहीं ना कहीं यहाँ के जो एक वर्ग ने इसका पूरा लाभ उठाया, जाके पढ़ाई की, और वहां पर लंदन में उन्होंने सारी स्थितियों को देखा, तो उन्होंने तुलनात्मक अध्ययन किया, कंपैरेटिव स्टडी जब उन्होंने प्रारंभ किया कि एक भारतीयों की स्थिति और आपका इंग्लैंड के लोगों की स्थिति कैसी है, तब उन्होंने पाया कि भाई कि स्वतंत्र देशों में जो राजनीतिक संस्थाओं का विकास कैसे होता है, कैसे राजनीति वहां चलती है, प्रक्रिया क्या है, स्वतंत्र देशों में रहने वाले लोगों का जीवन शैली कैसी होती है, और इस प्रकार इन चीजों को देखकर भारतीयों के मन में क्या होने लगी, जागरूकता बढ़ने लगी। इसीलिए मैंने कहा कि एक कारण यह भी है कि पाश्चात्य चिंतन एवं शिक्षा का जो प्रभाव पड़ा राष्ट्रवाद के उदय में, एक इनकी भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। उसके बाद देखते हैं अगला पॉइंट, प्रेस एवं साहित्य की भूमिका। देखिए इनका जबरदस्त योगदान रहा है। कैसे? ब्रिटिश नीतियों की आलोचना की जाती थी। क्या होता था, जैसे भाई देखो प्रेस की भूमिका क्या रही है, हम अपनी विचारों को लिखते हैं, प्रेस में हम क्या लिखते हैं, हम अपनी विचारों को लिखते हैं। लोग जो बड़े बड़े जागरूक लोग थे तो हर घर जाके दरवाजा तो नहीं खटखटा सकते, ए भाई आज मैं तुमको जगाने आया हूं, ऐसा तो नहीं है। तो इन लोग क्या करते थे, बड़े बड़े आर्टिकल्स वगैरह लिखते थे, बड़े बड़े आपका सारी चीजें लिखते थे, उनको आपका क्या करते थे, पढ़ते थे लोग, और उसमें कहीं ना कहीं पढ़ने के बाद एक नया विचारधारा का जन्म होता था। तो यही चीज यहां पर है कि ब्रिटिश नीतियों का इन लोग क्या करते थे, आलोचना। आज अंग्रेजों ने गलत किया, आज ऐसा जैसे
द पॉवर्टी ऑफ अनब्रिटिश रूल इन इंडिया की जो बुक थी उसी में तो धन का निष्कर्षण सिद्धांत दिया गया था, निष्कासन सिद्धांत दादा भाई नौरोजी ने। तो किसी बुक के माध्यम से या किसी आर्टिकल या किसी पत्रिका के माध्यम से जो है बड़े बड़े जो साहित्यकार होते थे वो अपने विचारों को लिखते थे और इसी प्रकार उसमें ब्रिटिश नीतियों को उजागर करते थे और भारतीयों को एकता स्थापित करने के लिए भी प्रोत्साहित करते थे कि जागो रे जागो, आज नहीं जागोगे तो कब जागोगे अंग्रेजों के प्रति। तो ये कहीं ना कहीं एक मोटिवेशन रहा है आपका। कौन? प्रेस की बात कर रहा हूं। आधुनिक विचारों का प्रसार, ठीक है, एक नई विचार। हमारी जो सोच कैसी थी, पुराना सोच था, हम पुरानी रीति रिवाजों में चले आ रहे थे, लेकिन जो प्रेस की भूमिका रही है उन्होंने एक आधुनिक विचारधारा को जन्म दिया। नई जैसे आप राजा राम मोहन की बात करते हैं तो उन्होंने कई ऐसी किताबें लिखी, प्रिंसेस ऑफ जीसस हो गया, है ना, संवाद कौमुदनी जैसे पत्रिका, मिरातुल अखबार। तो वो खुद पाश्चात्य शिक्षा को प्रमोट करते थे। तो एक नई विचारधारा जो है प्रेस के माध्यम से हम तक पहुंची और यही काम था कि भारतीय नेताओं के मध्य भी विचारों का आदान प्रदान हुआ कि राजा राम मोहन राय क्या सोच रहा है, बाकी लोग क्या सोच रहे हैं। तो एक नेता दूसरे नेता के विचारों को भी जान पा रहे हैं। हम भारतीयों को एक नई विचारधारा को भी सोचने पर या देने पर आपका प्रयासरत है और यही कारण है कि आपका प्रेस की भूमिका जो है वो राष्ट्रवाद के उदय में प्रमुख कारण रही है। इसके साथ साथ अगर आप बात करेंगे साहित्य का तो देखिए कविताओं निबंधों के माध्यम से देशभक्ति व राष्ट्र प्रेम की भावना का विकास हुआ। जैसे आप जन गण मन की बात करते हैं, है ना, जैसे आप वंदे मातरम की बात करते हैं, तो ये क्या है, कविताओं और संग्रह के माध्यम से एक नई ऊर्जा दिया हमें राष्ट्र के प्रति, हमारे राष्ट्र के महत्व को बताया गया और रचनाओं के माध्यम से भारतीयों में स्वतंत्रता, समानता, एकता और भाईचारा की भावनाओं का क्या हुआ, विकास हुआ। भाई लोग पढ़ते थे, उनको लगता था हाँ यार हमारे जैसा जो भारत देश है ना वो कहीं दुनिया में नहीं हो सकता है ना, जहां इतने सारे लोग जो आज कोई अपने अलग जाति धर्म के लिए लड़ रहा है, कोई अलग लड़ रहा है, लेकिन सही मायने में देखा जाए तो भारत जैसा कोई देश नहीं है। ऐसा सोचने लगे थे कि हमको सब एक साथ रहना चाहिए, हमें अपने अधिकारों के लिए लड़ना चाहिए, देखो तो हमारा राष्ट्र कितना अच्छा है। तो इस तरीके से नए नए विचारों का जन्म हुआ और इसमें किन किन लोगों का भूमिका रहा है, जैसे आप जानते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र की भूमिका रही है, रविंद्रनाथ टैगोर जी की भूमिका रही है, राजा राम मोहन राय, बंकिम चटर्जी, ऐसे कई बड़े बड़े नेताओं थे जिन्होंने अपनी प्रेस और साहित्य की भूमिका के माध्यम से भारत में राष्ट्रवाद के उदय का जो प्रसार जो मुहिम उन्होंने छेड़ा है। तो इसका कहीं ना कहीं कारण है कि आगे चल के राष्ट्रवाद का क्या हो गया, आपका उदय हुआ है। तो ये आपको याद रखना है। ये डायरेक्ट 30 वर्ड में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा और डिटेल किया कि प्रेस एवं साहित्य की भूमिका बताइए आप, राष्ट्रवाद में प्रेस और साहित्य की क्या भूमिका रही है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। उसके बाद देखते हैं तीसरा, भारत के अतीत का पुनः अध्ययन। ये भी एक सवाल है। देखिए जब अंग्रेज आए तो उनको क्या लगता था कि भारतीयों की सभ्यता और भारतीयों की संस्कृति का विकास हमारे द्वारा किया जा रहा है। भारतीय लोग एकदम असभ्य हैं, निचट अनपढ़, कोई कुछ नहीं जानते हैं, इन लोगों को हमको सिखाना है, इन लोग ससुर इंग्लिश भी नहीं बोल पाते हैं। ऐसा क्या था आपका ये विचार था। लेकिन जब भारत के प्राचीन काल, देखो अब हम उसको कैसे लिखना है, जब हम लिखेंगे तो आप जानते हैं कि भारत प्राचीन काल से कला, संगीत, साहित्य, दर्शन, विज्ञान तथा गणित आदि क्षेत्रों में समृद्ध रहा है। परंतु 19वीं शताब्दी में भारतवासियों को अपने प्राचीन इतिहास का अत्यंत कम ज्ञान था। किंतु प्रमुख विद्वानों ने जैसे जैसे मैक्स मुलर हो गया, विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, विलियम जोन्स आदि ने प्राचीन भारत की सांस्कृतिक विरासत को पुनर्व्याख्यात कर राष्ट्र को एक नई तस्वीर पेश की, जिससे भारतीयों में राष्ट्र प्रेम तथा राष्ट्रीयता की भावना जागृत हुई तथा यह भ्रांति भी दूर हो गई कि भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता के विकास में विदेशों की भूमिका रही है। जैसे जेम्स प्रिंसेप द्वारा 1837 में अशोक के अभिलेखों को पढ़ा गया, ठीक है। 1784 में विलियम जोन्स द्वारा एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई। तो ये आप देखो, शुरू में आप जानते हैं कि गुप्तों के समय, मौर्यों के समय हमारी सभ्यता संस्कृति कैसी थी, लेकिन 1206 से भारत में मुस्लिम शासन आ जाने के कारण भारतीय संस्कृति का जो नाम है थोड़ा सा क्या होने लगा था, आपका दब गया था। और जो नया जनरेशन था उनको उतना आइडिया नहीं था। जैसे आज भी हम अपने इतिहास को नहीं पढ़ेंगे तो क्या हम अपनी पुरानी संस्कृति से अवगत हो पाएंगे क्या। तो आज जो स्थिति है वो स्थिति 19वीं शताब्दी में, 19th सेंचुरी में भी थी। पर ऐसे कई लोग हुए जिन्होंने भारतीय संस्कृति को पढ़ा, समझा, जाना और उसे प्रस्तुत भी किया। किसके लिए? भारतीयों को भी जागरूक करने के लिए और अंग्रेजों को भी ये भ्रांति दूर करने के लिए, भाई कि तुमने हमें संस्कृति नहीं सिखाई है, हमारी संस्कृति सभ्यता तो पहले से हमारे पास है, बस दिक्कत यह है कि हम उसे ढूंढना नहीं, हम जानना नहीं चाह रहे, तो हमें जानना है। तो इसीलिए जैसे आप जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के अभिलेखों को पढ़ना शुरू किया। अशोक भारत का ऐसा राजा, पहला राजा हुआ जिन्होंने बड़े बड़े अभिलेखों के माध्यम से जनता को अपनी बात पहुंचाई। तो इस सब चीजों को जब हम देखें तो कहीं ना कहीं हमें ये भारत के जब अतीत का, जब हमने पास्ट का फिर से अध्ययन किया, फिर से स्टडी किया, तो हमें ये पता चला कि यार हम जिस भारत को हम नहीं जानते थे, आज वो भारत कैसा है हमें पता चल गया। ये भारत जो है सबसे महान है, ये सब तो आज हमारे ही उपजे हुए लोग हैं, ऐसा हम फील करने लगते। इसीलिए भारत को क्या कहते हैं? विश्व गुरु भी कहते हैं। तो ये सारी चीजें जो है आपको याद रखना है।
फिर आपका आ गया सामाजिक धार्मिक आंदोलन। देखिए भारत में राष्ट्रवाद के उदय में सामाजिक धार्मिक आंदोलन का भी बहुत जबरदस्त भूमिका रही। कैसे? देखिए 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में सामाजिक धार्मिक आंदोलन ने भारतीय समाज और राष्ट्र के प्रति एक नई विचारधारा को जन्म दिया। आप जानते हैं सती प्रथा को समाप्त किया गया। दयानंद सरस्वती जी ने भी नारा दिया आपका वेदों की ओर लौट चलो। विवेकानंद ने भी कई अपने भाषण में आपके धर्म को समाज के बारे में बात कही। तो यहां पर लोग अब समाज के बारे में सोचने लगे, अपने राष्ट्र के बारे में सोचने लगे और तुलनात्मक अध्ययन करने लगे। पहले क्या था, आज क्या है, हम कैसे थे, अब क्या है। और इस तरीके से अंग्रेजों की शोषणकारी नीतियों के विरुद्ध एक नई ऊर्जा प्रदान हुई, उन्हें एक नई एनर्जी मिली, नहीं यार हमको भी खड़ा होना है, हमको भी करना है। और इस तरीके से इसी में कि इसमें राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, है ना, विवेकानंद आदि राष्ट्रवादी नेताओं की क्या रही आपका भूमिका रही। हालांकि आपके सिलेबस में पूरा एक टॉपिक सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन पर है, मैं उस पर भी एक वीडियो लेकर आऊंगा कि आपको कैसे राइटिंग राइटिंग करना चाहिए। तो इन सब नेताओं ने एक नई विचारधारा को जन्म दिया। ठीक है, विधवा पुनर्विवाह के लिए ईश्वर चंद्र विद्यासागर फेमस है। ठीक है, आपका आर्य समाज के लिए दयानंद सरस्वती जी फेमस है। राजा राम मोहन राय को तो आप जान ही रहे, ब्रह्म समाज के साथ साथ सती प्रथा को समाप्त करने में भी इनकी भूमिका रही। ठीक है, विवेकानंद जी को जान रहे, इनका शिकागो भाषण काफी ज्यादा चर्चित रहा है। और एक आधुनिक स्वरूप, आधुनिक विचारधारा को जन्म देने वाले कौन थे, आपका विवेकानंद जी थे। तो ये कहीं ना कहीं आपका सामाजिक धार्मिक आंदोलन का भी प्रभाव देखा जा सकता है। देखो ये तो भारतीय प्रभाव हो गया, जो भारत के अंदर की चीजें थी। इसके अलावा हम दुनिया जब घूम रहे थे, दुनिया देखते, जैसे मान लो हम अपने आसपास के राज्य को देखते हैं कि जब उनका विकास हो रहा है तो क्या हमारे मन में नहीं आता है क्या कि यार उड़ीसा में विकास हो रहा है, मध्य प्रदेश में विकास हो रहा है, तो छत्तीसगढ़ में भी विकास होना चाहिए। अगर छत्तीसगढ़ में विकास हो रहा है तो उड़ीसा के लोग क्या सोचेंगे कि छत्तीसगढ़ में इतना ज्यादा विकास हो रहा है तो उड़ीसा में भी विकास होना चाहिए। तो जो आसपास की चीजें रहती है ना, वो भी आपको प्रभावित करती है। और यही चीज हुआ क्या कि विश्व के समकालीन घटनाओं का भी प्रभाव है। जैसे दक्षिण अमेरिका में स्पेन एवं पुर्तगाल की उपनिवेश शासन से समाप्ति, जो इतने दिन तक जो स्पेन का प्रभाव दक्षिण अमेरिका में रहा, अब वो समाप्त हो गया और नए राष्ट्रों का उदय हुआ। तो अब नए राष्ट्रों का जब उदय हुआ तो हम देख रहे हैं कि जो नए राष्ट्र हैं या स्वतंत्र राष्ट्र हैं, उनकी क्या गतिविधियां हैं, वो कैसे रहते हैं, उनका समाज कैसा है, उनकी सोसाइटी कैसी है, उनका कल्चर कैसा है। तो हम भी उनसे क्या हो रहे हैं, प्रेरित हो रहे हैं कि यार हम भी अगर स्वतंत्र होते, हम भी अगर इंडिपेंडेंट होते तो कहीं ना कहीं मामलों में हम ये सारी चीजें कर पाते। तो वो एक प्रेरणा स्रोत रहा है। इसके अलावा यूनान, इटली, आयरलैंड की स्वतंत्रता आंदोलनों तथा फ्रांसीसी क्रांति आदि ने भारतीयों को प्रभावित किया। जैसे आप जानते हैं कि आयरलैंड के आपका होम रूल आंदोलन के ही आधार पर हमने आपका होम रूल आंदोलन चलाया था, भारत में स्वदेशी आंदोलन चलाया था। तो ये सारी चीजें समय समय पर हमको क्या किया, आपका समांतर आपको, जैसे आप देखोगे फ्रांसीसी क्रांति, तो फ्रांसीसी क्रांति ने भी हमें क्या किया, बहुत आपका मोटिवेट किया है। तो इस तरीके से विश्व के समकालीन घटनाओं का भी जो प्रभाव रहा है, उसने भी भारत के राष्ट्रवाद के उदय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उसके बाद जैसे आप देखेंगे यातायात एवं संचार साधनों का योगदान, ये अंतिम टॉपिक है। जैसे देखो अब समझना, यातायात एवं संचार साधनों का योगदान कैसे। भाई भारत में ट्रांसपोर्ट सिस्टम को डेवलप करने वाले तो अंग्रेज थे। उन्होंने क्या किया अपने फायदे के लिए कि समय पर वो युद्ध को रोक सके, समय पर पहुंच सके, ठीक है, इन अपनी सुविधाओं के लिए उन्होंने ट्रांसपोर्ट सिस्टम को आपका उपयोग किया। तो इसको मैंने यहां पर पॉइंट क्यों बनाया, क्यों, क्योंकि अंग्रेजों द्वारा भले ही विद्रोह को दबाने के लिए इसका विकास किया गया था, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से भारतीयों के मध्य एकता स्थापित करने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। भारतीय विचारधारा अब देश की विभिन्न भागों में क्या लगे, पहुंचने लगे। भाई अगर डाक व्यवस्था बन रहा है, जैसे मान लो फोन लगाए और फोन में अंग्रेज बोल रहे हैं, ए भाई विद्रोह चल रहा है, जा वहां मार, तो अपने भी तो फोन लगाएंगे ना, तू भी मार, अभी अभी तू भी जा। तो भाई अंग्रेज के साथ साथ भारतीय भी तो उस संसाधनों का उपयोग करेंगे। तो जहां अंग्रेज इसका प्रत्यक्ष रूप से लाभ उठा रहे थे, वहीं भारतीय इसका अप्रत्यक्ष रूप से भी लाभ उठा रहे थे। भाई हम भी तो लेटर लिखते थे, पहुंचा देते थे, जा भाई आज होना चाहिए, बम केस होना चाहिए, आज ये होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं यातायात और संचार साधनों में व्यक्तियों, हमारी विचारधाराएं हैं वो दूर बैठे व्यक्ति तक भी पहुंची। चाहे कोई इंग्लैंड में काम कर रहा है, कोई इंग्लैंड में मान लो कोई भारतीय है, कोई आपका इंडोनेशिया में कोई भारतीय, कोई आपका सैन फ्रांसिस्को में कोई भारतीय है, वहां पर हम अपने विचारों को भेज रहे हैं, तो उनके मन में कहीं ना कहीं प्रेरणा आ रही है अपने देश के प्रति और वो जागरूक हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो यातायात संचार साधन है, उनका भी प्रमुख जो है योगदान रहा है। तो आप देखिए इतने पॉइंट को अगर समझे होंगे तो बहुत अच्छे से आंसर राइटिंग करते थे। रटने वाली कोई भी बात नहीं है, जो घटनाएं हुई है केवल उनको जोड़ना है और 4-5 पॉइंट आपका सीधा रट्टा मार के याद रखिए और बाकी जो पॉइंट है उसको केवल आप थोड़ा आपका सिनॉप्सिस बना लीजिए, जैसे कि मैंने यहां पर बनाया है।
और लास्ट में रही बात कंक्लूजन की, तो देखिए जब आप बड़ा आंसर राइटिंग करते हैं तो आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है, इंट्रोडक्शन होता है और आपका कंक्लूजन। तो जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने इंट्रोडक्शन बनाने का प्रयास किया, वो इस प्रकार था कि भारतीयों के द्वारा प्रारंभ से ही भले ही अंग्रेजों की शोषणकारी नीतियों का विरोध किया जा रहा था, परंतु न तो वह संगठित था, न उनमें राष्ट्रवाद की भावना थी, लेकिन 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में एक क्रमिक प्रक्रिया के तहत, अब क्रमिक प्रक्रिया क्या है, जो मैंने अभी आपको 7-8 पॉइंट बताए, वो क्रमिक प्रक्रिया है, ठीक है, ठीक के तहत भारतीयों के मन में राष्ट्रवाद की भावना हुई, जिसके निम्नलिखित कारण थे। अब देखिए, अब ये हो गया आपका क्या कारण। उसके बाद देखिए सीधा सीधा अगर हम देखें तो इंट्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो इंट्रोडक्शन कैसा होना चाहिए, तो देखिए सीधा सीधा कि इस प्रकार ब्रिटिश सरकार की विकासवादी एवं प्रतिक्रियावादी दोनों, विकासवादी मतलब कैसे, वो ट्रांसपोर्ट सिस्टम को डेवलप कर रहे हैं, रेल बना रहे हैं, ठीक है, रेल बिछा रहे हैं, समाचार आपका संचार डाक बना रहे हैं, तार लाइन बना रहे हैं, तो ये विकासवादी प्रक्रिया है, इन्होंने भी हमको फायदा पहुंचाया। और दूसरा प्रक्रियावादी, जो उनकी शोषणकारी नीति, जैसे सिविल सर्विस की आयु को कम कर देना, वार्नाक्यूलर पेस एक्ट आना, इल्बर्ट बिल को ना मानना, हमारे साथ आपका सरकारी नौकरी में भेदभाव करना, न्याय में समानता का न होना, ये सब क्या है, प्रक्रियावादी, जो अंग्रेजों ने प्रतिक्रिया या प्रक्रिया दी, या उसका जो प्रक्रिया था वो। और विकासवादी मतलब जिन्होंने डेवलपमेंट कार्य किए, वो दोनों ने ही राष्ट्रवाद के उदय में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, कोई डायरेक्ट हमको मोटिवेट किया तो कुछ चीजों को हम घुमा फिराकर हमने समझा, तो इस तरीके से प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से भूमिका निभाई, जिससे राजनीतिक एकता स्थापित हुई, जो कालांतर हुए आंदोलनों में मील का पत्थर साबित हुआ। देखिए, राष्ट्रवाद की जो उदय है, राष्ट्रवाद की जो भावना है, वो कोई छोटा मोटा या एक दिन का परिणाम नहीं था, ये बहुत दिनों से एक मोटिवेशन, एक प्रेरणा के रूप में चलता आया। भले ही तुरंत उसका हमको परिणाम नहीं दिखा, लेकिन कालांतर जो भी आपके आंदोलन हुए, चाहे आप 1905 के बंगाल विभाजन के विरोध में जो स्वदेशी आंदोलन हुआ, उसमें भी पहली बार जनता इकट्ठा हुई। असहयोग आंदोलन जैसे आप देखें तो असहयोग आंदोलन में भारत के पूरे जनता उसमें पार्टिसिपेट कर रही है। तो जितने भी बड़े बड़े आंदोलन हुए हैं, उसमें कहीं ना कहीं इस राष्ट्रवाद की भावना का अमूल्य योगदान रहा है। इसीलिए मैंने इंट्रोडक्शन लिखा है कि इस प्रकार ब्रिटिश सरकार, कंक्लूजन लिखा है कि इस प्रकार ब्रिटिश सरकार की विकासवादी एवं प्रक्रियावादी दोनों ही दृष्टिकोण ने भारत में राष्ट्रवाद के उदय में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से भूमिका निभाई है, जिससे राजनीतिक एकता स्थापित हुई, जो कालांतर हुए आंदोलनों में मील का पत्थर साबित हुआ है। तो आप एज इट इज चाहें या अपने हिसाब से वर्ड को तोड़ मरोड़ कर भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको आंसर राइटिंग करना चाहिए। और भी महत्वपूर्ण मुद्दों पर मैं आपके सामने उपस्थित होता रहूंगा, ठीक है। तो इन सब चीजों का लाभ लेने के लिए जुड़े रहिए सहस्त्र अकादमी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।